तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग आपका एडजेक्टिव का पार्ट 2 देखने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले हमने आपको एडजेक्टिव का पार्ट 1 कल की वीडियो में पूरा का पूरा समझा दिया था, ठीक है। उसमें हमने आपको बताया था एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव के कितने प्रकार हैं और उन प्रकारों में से हमने 3 एडजेक्टिव को पढ़ भी लिया था, ठीक है। तो उसके आगे आज हम लोग चौथे एडजेक्टिव से वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, यूपी बोर्ड की 2025 के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी पता चले कि इस चैनल पर आपका यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो ये आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का हम लोग आज चौथा एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, आपका व्यक्तिवाचक आपका विशेषण, ठीक है। यानी ऐसा विशेषण जो प्रॉपर नाउन से बनता है, क्या कहलाता है, आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। यानी प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है दीज आर इंग्लिश पीपल। दूसरा लिखा है आपका इंडियन सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। तीसरा है आपका ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम इज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपको समझना है तो आपको प्रॉपर नाउन आपको पूरा का पूरा आना चाहिए। तो प्रॉपर नाउन यानी नाउन का पूरा वीडियो हम अपने चैनल पर पहले से ही अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जिसको हमने शुरू से पढ़ाया है, नाउन आपका, प्रोनाउन आपका, जेंडर आपका, ठीक है। ये सारे टॉपिक हमने कवर करवा दिए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखिए, हमने इंग्लिश को हाईलाइट किया है, यहाँ पे इंडियन को हाईलाइट किया है, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलियन को हाईलाइट किया है। तो इंग्लिश जो है आपका ये लोगों को बता रहा है, ठीक है। इंग्लिश, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन कहीं ना कहीं ये प्रॉपर नाउन से मिलकर बने हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव जो आपके प्रॉपर नाउन से, यानी जो आपके प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, जो आपके प्रॉपर नाउन से क्या किए होते हैं, बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, आपके प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। हमने परिभाषा भी आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, कि यानी ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमने आपके सामने डिस्कस किया, दीज आर इंग्लिश पीपल, यानी ये अंग्रेज लोग हैं। इंडियन सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, यानी भारतीय सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम इज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, ठीक है। यानी ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो क्रिकेट टीम दुनिया में सबसे अच्छी क्रिकेट टीम है। ऐसा आपका एग्जाम्पल में हमने लिख के आपको बताया। तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन है वो किससे मिलकर बना है, ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक प्रकार का प्रॉपर नाउन है। इंडियन, इंडिया से मिलकर बना है। इंग्लिश पीपल, यानी इंग्लिश जो है आपका वो अंग्रेजों से, मतलब इंग्लिश जो है आपका वो इंग्लिश से ही मिलकर बना है, ठीक है। तो आगे हम लोग आपका डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रॉपर एडजेक्टिव जो कि आपका प्रॉपर नाउन से मिलकर बने होते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका अगर आप देखो तो देश से मिलकर ही आपका क्या बनता है, आपका लैंग्वेज या वहाँ के लोग बनते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया से क्या बन गया, इंडियन। ये आपका प्रॉपर नाउन है और ये आपका क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। जैसे जापान तो जैपनीज, अमेरिका अमेरिकन, रसिया तो रसियन, ठीक है। यहाँ पे इंग्लैंड तो इंग्लैंड के लोग क्या बोले जाते हैं, इंग्लिश बोले जाते हैं, ठीक है। फ्रांस का क्या होता है, फ्रेंच। यहाँ पे जर्मनी, जर्मनी का क्या हो जाएगा, जर्मन। पाकिस्तान का पाकिस्तानी, ठीक है। पाकिस्तान में पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, अधिकतर उर्दू देखने को मिलता है वहाँ पे, तो पाकिस्तानी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जितने भी शब्द हैं आपको ये शब्द एकदम नोट डाउन करके लिख लेना है, क्योंकि क्या करता है,
कभी कभी आपका बहुविकल्पी में ऐसे पूछ लेता है, फिल इन द ब्लैंक्स देगा, उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा, उसके बाद आपको ऑप्शन फिलअप करना होगा। तो ये शब्द आपको ध्यान में रखना चाहिए। इवन यदि आपको कंट्री का नाम याद है तो उससे मिलता जुलता शब्द ही आपको देखने को मिला। जैसे इंडिया, तो आपको पता है कि इंडिया में जापानीज तो आएगा नहीं, तो इंडियन आएगा। जापान है तो फ्रेंच तो आएगा नहीं, आपका जापानीज ही आएगा। जैसे रूस है तो रूस में क्या हो जाता है, रूसी बोली बोली जाती है, मतलब रसियन बोली बोली जाती है, तो वहाँ पे आपका फ्रेंच तो आएगा नहीं। यानी जो देश हैं उससे ही रिलेटेड ये शब्द देखने को मिलेंगे। तो आपको देश का जो आपका नाम है उसको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए, अब हम लोग 5वां एडजेक्टिव आपका पढ़ने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि देखिए, जब आप प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था, देखिए आप कुछ ऐसे नामों को भी पढ़ेंगे जिन्हें आप प्रोनाउन में तो पढ़ रहे हैं लेकिन वो आपका आगे चलकर एडजेक्टिव में देखने को मिलेंगे। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा था प्रोनाउन जब पढ़ रहे थे तो, लेकिन अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, मतलब नाम जो था वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, जहां प्रोनाउन था वहां पे एडजेक्टिव हो गया है। और परिभाषा भी चेंज हुई है। परिभाषा क्या है, ये किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान की ओर संकेत करते हैं। हमने कहा ना, ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करते, ये हर एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताते हैं। यहाँ पे परिभाषा में थोड़ा सा गड़बड़ी हमको लग रहा है। तो जो परिभाषा इवन होनी चाहिए एक्चुअल में, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, विभाग सूचक, यानी इसका मतलब होता है विभाग सूचक आपका विशेषण। इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है आपका विभाग सूचक विशेषण। ठीक है, और आज के दिन यानी आपका 20 अप्रैल के दिन, आप 21 अप्रैल को ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन 20 अप्रैल के दिन 2 बजे आपका रिजल्ट जो है 10th का और 12th का आ चुका है। ठीक है, आप देखे होंगे बहुत से लोग जो हैं 10th और 12th के रिजल्ट को लेकर बहुत उत्साहित हैं। जिनका अच्छा नंबर आया है वो तो बहुत अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जिनका कम आया है वो यही सोच रहे हैं कि काश पढ़ लिया होता। तो आप भी एकदम पढ़ने के मूड में रहिए, क्योंकि देखिए, जब आप टॉपर कैटेगरी में सोचते हो तो हमेशा आप एक्शन मूड में रहिए। मतलब हमेशा अपने सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस को, अपने नोट्स को एकदम प्रॉपर मेंटेन करके चलिए और दिमाग में एकदम सारी चीज़ों को बैठाते चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद करना है। ठीक है, याद करने का मतलब समझना है उसको और प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। नहीं तो यदि रिजल्ट आएगा और कम नंबर आएगा तो अभी तो आपकी मेहनत कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जैसे रिजल्ट आएगा तो आपके रिश्तेदार, आपके माता पिता, भाई बहन, पूरे गांव वाले अगर आपको देख लिए उस दिन तो समझ जाइए कि वो एक ही चीज पूछेंगे, चाहे वो आपसे बोलते हो या ना बोलते हो, लेकिन उस दिन जरूर पूछेंगे कि बेटा बताओ कितना नंबर आया, कितना परसेंटेज बना। और यदि आप बता दिए कम परसेंटेज तो आपको ताना मारेंगे, कहेंगे कि साल भर पढ़ाई कर रहे थे, देख रहे थे यहाँ कोचिंग वहाँ कोचिंग जा रहे थे, क्या किए, इतने परसेंटेज लाए हो। इससे अच्छा तो हमारा वो लड़का था जो कि कुछ नहीं पढ़ा लेकिन इतना अच्छा परसेंटेज लाया। तब आपको वहाँ पे जो दिक्कत महसूस होती है, आपको याद आता है कि काश हम उस टाइम पढ़ लिए होते। तो अभी से आप पढ़ने के मूड में एकदम रहिए, क्योंकि देखिए एग्जाम जो है आपका 2025 में भले होने वाला है, लेकिन पूरी की पूरी आपकी जो तैयारी होने वाली है वो 2024 में होने वाली है। तो आप 2024 को ऐसा बनाइए कि 2025 में लोग आपको सर्च करें। सर्च का मतलब आपको खोजे कि अरे वो लड़का टॉपर था, कहाँ गया, उससे मिलाओ, तो फोन आए आपके मोबाइल पर और आप उठा ना सको, ऐसा बनो। ठीक है, क्योंकि इतने सारे कॉल्स आए कि आप सोचो किससे बात करें किससे ना करें। ऐसा तभी हो सकता है जब आप एकदम टॉपर बन के दिखाओ। ठीक है, तो आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम 90+। ठीक है, 90+ का लक्ष्य लेकर चलोगे तो आराम से 90+ आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सारी टॉपिक को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इवन हमारा नोट्स बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आने वाला है, आप लोगों के बीच, और उसको हम लोग मतलब एकदम मेहनत से तैयार भी कर रहे हैं, ताकि आपको वीडियो के साथ साथ हम लोग कुछ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा सकें, ताकि आपकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त हो। क्योंकि हमारा मकसद केवल आपको वीडियो बना के पढ़ा के चले जाना नहीं है, हमारा मकसद है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को पढ़ रहे थे उसको पढ़ लेते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आप आज से ही अपना मेहनत स्टार्ट कर देंगे अपने लक्ष्य की तरफ। तो यानी हमने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव होता है उसका मतलब होता है विभाग सूचक विशेषण। विभाग सूचक मतलब वो हर एक विभाग के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु
अथवा स्थान का बोध कराने लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखें, जैसे ईच बॉय विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी सभी लड़कों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। तो यहाँ पे लड़कों की बात तो कर रहा है, लेकिन ईच का मतलब होता है प्रत्येक लड़कों ने, सभी लड़कों में से प्रत्येक लड़कों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। तो यहाँ पे जो प्रत्येक शब्द का बोध करा रहा है ईच, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरा है आपका एवरी गर्ल कैन गो होम नाउ, सभी लड़कियां यानी प्रत्येक लड़की अब घर जा सकती है। तो सभी लड़कियों में प्रत्येक लड़की यानी प्रत्येक का बोध करा रहा है कौन, एवरी। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो एवरी है ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए लिखा है नाइदर बॉय विल डू इट, यानी ना तो लड़कों ने इसे किया होगा, यानी लड़कों ने इसे नहीं किया होगा। तो जो नाइदर है, नाइदर मतलब प्रत्येक लड़कों ने नहीं किया होगा इसे। तो ये जो है आपका प्रत्येक नाइदर जो बता रहा है, ये जो आपका नाइदर है ये बता रहा है कि लड़के तो थे लेकिन लड़कों में से कोई लड़का इसे नहीं किया होगा। तो ये जो नाइदर है आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन समझिए अगर इच के बाद ये जो आपका नाउन है अथवा प्रोनाउन है लग कर न आता, जो ये हम सर्कल कर रहे हैं बॉय गर्ल बॉय, अगर ये लग कर न आते तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन रहा था ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव न बनकर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनता। क्या बन जाता तब, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि आपने इससे पहले प्रोनाउन में इसको पढ़ा है। ठीक है, ईच एवरी आइदर नाइदर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेम और सच को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। जब आपका अकेले ये शब्द आते हैं ये तो प्रोनाउन बन जाते हैं, लेकिन यदि ये किसी नाउन के साथ अथवा प्रोनाउन के साथ आते हैं तो ये बन जाते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया है। चलिए देखिए हमने आपका एक प्यारा सा नोट लिखा है कि ईच एवरी आइदर नाइदर आदि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। हमने कहा ना कि यदि इनके साथ इससे लगा नाउन भी आता है तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और इससे लगा जब नाउन आता है तो इनके साथ सिंगुलर नाउन यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ क्या आता है आपका, सिंगुलर नाउन आएगा और इसी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आप लगाए और प्लूरल नाउन कर दिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और प्लूरल वर्ब कर दिए तब पर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ईच एवरी आइदर नाइदर, इनके साथ सिंगुलर नाउन भी आता है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। अब चलिए छठवां, डेमोन्स्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने आपको प्रोनाउन में भी बताया था, यहाँ पर भी बताया है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो संकेत करने का काम करता है, मतलब किसी की ओर संकेत करके ये बताता है कि वो वस्तु है अथवा नहीं है। ठीक है, यानी ये होता है आपका संकेतवाचक। चूंकि विशेषण लगा है, एडजेक्टिव लगाए थे, यहाँ पे हम लोग विशेषण लिखेंगे, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, यानी ये किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं। क्या करते हैं, संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, बताते हैं उसकी तरफ आपको संकेत करके। जैसे देखिए यहाँ पे पहला जो आपका एग्जाम्पल है, दिस बॉय हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, यह लड़का अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। ठीक है, तो जब नहीं किया है तो यहाँ पे दिस के साथ ये बॉय लगा हुआ है, तो दिस क्या हो गया आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। जैसे देखिए दैट गर्ल इज माई सिस्टर, यानी वह लड़की मेरी बहन है। तो आप संकेत करके बता रहे हो, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है ये, इसकी तरफ आपने क्या किया, संकेत करके बताया कि वो चीज मेरी है, तो ये जो होगा संकेतवाचक विशेषण होगा। तो यहाँ पे लिखा है दैट गर्ल इज माई सिस्टर, यानी वह लड़की मेरी बहन है, तो आपने उस लड़की की ओर इशारा करके बताया कि वह लड़की मेरी बहन है। अब देखिए यहाँ पे जो दैट लगा है वो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी बताएंगे कैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, कैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। देखिए यहाँ पे दीज बुक्स आर माइन, यानी ये किताबें मेरी हैं। तो जो आपका दीज है जिसे हमने हाईलाइट करके रखा है वो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे लिखा है दिस इज द सेम बुक विच आई बॉट,
यानी यह एकदम एकदम डुप्लीकेट ही किताब है जिसे हमने खरीदा है, मतलब ये वही किताब है जिसे मैंने भी खरीदा है। तो यहाँ पे जो दिस है वो आपका क्या बता रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब समझते हैं ये दिस दैट दिज दोज जो होता है इसके अंदर कितने शब्द आते हैं, 4 ठो नहीं 6 ठो आते हैं। कौन कौन सा, देखिए दिस दैट, ठीक है, उसके बाद दीज, उसके बाद आएगा आपका दोज, उसके बाद सच और सेम भी आता है, ठीक है, सच और सेम। ये शब्द जो होते हैं, ये शब्द के बाद यानी अगर इन शब्द के बाद कोई आपका नाउन आता है, क्या आ जाए, नाउन, तो ये बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन यदि इसके बाद नाउन नहीं आता, अगर ये सिंगल यूज होते हैं तो ये बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हमने प्रोनाउन वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। तो ये अगर इन शब्दों के बाद कोई नाउन आता है तो ये क्या बन जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन यदि इसके बाद कोई नाउन नहीं आता, मतलब ये शब्द अकेले आते हैं, तो ये आपका बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसीलिए देखिए दिस के बाद बॉय मतलब नाउन है, दैट के बाद भी नाउन है, दीज के बाद भी नाउन है। अब देखिए यहाँ पे दिस इज द सेम बुक, यानी दिस इज द सेम बुक, यानी ये जो बुक की तरफ ये दिस क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, इसलिए ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर ये बुक ना होता, यहाँ पे देखिए सेम शब्द लगा है, अगर ये शब्द ना होते तो ये आपका बनता डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो आपका नोट हमने आपको प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए हर एक शब्द को लिख कर लाते हैं, इसलिए कि कोई शब्द छूट ना जाए। क्योंकि देखिए एक शब्द छूटेगा तो हम तो पढ़ा के निकल गए लेकिन आपका नुकसान होगा, इसलिए सारी चीज़ों को हम लोग प्रॉपर तरीके से नोट डाउन बना के आपके लिए लेकर आते हैं कि कोई शब्द छूटने न पाए, और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है दिस दैट दीज दोज सच सेम, हमने आपको पहले बताया। देखिए यहाँ पे हमने आपको लिख के समझाया था दिस दैट दीज दोज सच और सेम, वही हमने नोट में भी लिखा है कि दिस दैट दीज दोज सच सेम आदि शब्दों के साथ नाउन का प्रयोग होता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। हमने आपको बताया ना कि इसके बाद यदि नाउन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यदि इनके बाद यानी हो जाते हैं नहीं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, मतलब यदि ये सिंगल होते हैं तो क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। नोट दूसरा पढ़ लेते हैं। देखिए दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर के साथ, हमने आपको जब प्रोनाउन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि दिस और दैट के साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर आपका वर्ब लगाते हैं, ठीक है, तथा दीज और दोज के साथ क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यानी ये शब्द दिस दैट दीज दोज सम सच और सेम आपका डेमोन्स्ट्रेटिव क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। यदि इनके साथ कोई नाउन आता है तो, यदि नहीं आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दूसरी बात, दिस दैट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग और आपका दीज दोज के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए आगे आपका 7वां जो है आपका बहुत ही प्यारा, मतलब एकदम इंटरेस्टिंग, जिसे आप जानते हो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, तो दोनों को मिला दिए तो क्या बना, प्रश्नवाचक विशेषण। यानी ऐसा विशेषण जो प्रश्न पूछने के काम आता है, क्या आपका क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यानी ऐसा विशेषण जो प्रश्न पूछने के काम आता है क्या कहलाता है, आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इसकी परिभाषा तो समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं। देखिए हमने जितने भी शब्द हाईलाइट किए हैं, आप हाईलाइट पे फोकस करना। यहाँ पे आपको जितने भी शब्द देखने को मिलेंगे वो सभी या तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं या तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव शब्द नाउन के साथ आते हैं तभी ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, अदरवाइज ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है विच बुक डू यू लाइक मोस्ट टू रीड,
कौन सी किताब आप पढ़ने के लिए बहुत अच्छा तरीके से पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए विच के साथ बुक आया है, मतलब नाउन आया है। तो ये जो विच है आपका क्या है, आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन देखिए हुज बैग इज दिस, हुज के साथ क्या आया है, बैग है, यानी यह किसका बैग है। तो यहाँ पे ये होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि हुज के साथ क्या आया है, उसका नाउन आया है। देखिए व्हाट टाइम इज इट, समय क्या हुआ है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद भी नाउन टाइम आया है। अब देखिए नोट प्यारा सा पढ़ लेते हैं। लिखा है हुज, विच तथा व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। कौन कौन से, हुज, विच और व्हाट, जो कि यहाँ पे आपका जो हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ये सभी क्या है, ये सभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। जब इनके बाद तुरंत नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव होते हैं। हमने आपको बताया ना कि यदि इनके तुरंत बाद नाउन आ जाता है तो क्या होते हैं, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। और जब इनके बाद नाउन नहीं आता तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। यानी यदि ये सिंगल यूज होते हैं तो क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमने एक मिक्स एग्जाम्पल लिया। मिक्स एग्जाम्पल मतलब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है आपके पास, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है आपके पास, दोनों पढ़ते हैं। देखिए लिखा है हुज बैग इज दिस, यह किसका बैग है। तो देखिए हुज के बाद ये बैग जो है आपका नाउन है, तो ये क्या हो गया, आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के साथ आपका नाउन भी आया है। लेकिन देखिए हुज इज दिस बैग, यानी यह बैग किसका है। तो यह बैग किसका है और यह बैग किसका है। तो दोनों में देखिए हुज के बाद यहाँ पर इज आया है, मतलब हेल्पिंग वर्ब आ गया है। तो ये जो आपका होगा ये होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और ये जो आपका ऊपर वाला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। दोनों में अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ हुज के बाद आपका नाउन आया है, यहाँ हुज के बाद आपका वर्ब आया है, मतलब नाउन नहीं आया, ये सिंगल यूज हुआ है आपका क्वेश्चन वर्ड, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अब उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाने की कोशिश यहाँ पे की है। अब देखिए आपका आठवां क्या है, आपका इम्फैटिक एडजेक्टिव। इम्फैटिक का मतलब होता है प्रभाव डालना, ठीक है। इम्फैटिक का मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना, और एडजेक्टिव विशेषण है, यानी ये होता है प्रभाववाचक विशेषण। इसका यदि हिंदी मतलब निकालें तो क्या हो गया, प्रभाववाचक विशेषण, ठीक है। प्रभाववाचक क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। अब इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है यह किसी नाउन पर जोर डालने के काम आता है, यानी यह किसी नाउन पर दबाव डालता है कि नहीं आप ये काम करिए ही, या आप ये काम मत करिए। तो ये क्या करता है, किसी नाउन के ऊपर दबाव यानी जोर डालने का काम करता है। जैसे देखिए लिखा है आई सॉ हर, मैंने उसे देखा, विद माई आउन आईज, मैंने उसे मेरी आंखों से देखा। तो यहाँ पे वो अपनी आंखों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, मतलब बता रहा है कि हमने किसी दूसरे की आंख से नहीं देखा, किसी दूसरे की सुनी सुनाई बात नहीं बता रहे हैं, ये मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउन शब्द है वो आपका क्या है, इम्फैटिक एडजेक्टिव है, जो कि आपका विशेषता बता रहा है किसकी, कि मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। यहाँ पे देखिए दूसरा जो है, दिस इज माई आउन कार, यह मेरी खुद की कार है, मतलब कार तो है लेकिन मेरी खुद की है। तो यहाँ पे जो आउन लिखा है वो क्या कर रहा है, कार की विशेषता बता रहा है, मेरी कार है, मेरी खुद की कार है। तो जो आउन है आपका वो क्या हो जाएगा, इम्फैटिक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जो हमने हाईलाइट किया है वो शब्द क्या है, वो शब्द इम्फैटिक एडजेक्टिव है। तो उम्मीद करते हैं आपको इम्फैटिक एडजेक्टिव समझ में आया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नौवां जो है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। आपने इम्फैटिक प्रोनाउन भी पढ़ा होगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एडजेक्टिव का। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मय आदि, यानी विस्मय का मतलब होता है अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का विवरण। जैसे आपको बहुत जोर से हंसी आ गई, आप रोने लगे, आपने बादल का गरजना सुन लिया, आप डरने लगे, ये सारे शब्द क्या है, ये सारे शब्द विस्मय के शब्द हैं। मतलब आपके भावनाओं को अचानक से परिवर्तित करने वाले ये शब्द हैं, इसलिए इसका नाम दिया है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, मतलब विस्मयादिबोधक विशेषण। इसका नाम लिख देते हैं
विस्मयादि आपका बोधक, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव मतलब विशेषण। ठीक है, आप दोनों चीजें समझते रहिए, अंग्रेजी भी और हिंदी भी, क्योंकि आपका जो प्रश्न होता है कभी कभी ट्रांसलेशन जब आप करोगे तो वहां पे ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगी। तो देखिए लिखा है इससे आश्चर्य प्रकट होता है, और यह नाउन से पहले आता है। यह आश्चर्य तो प्रकट करता ही है, लेकिन नाउन से क्या करता है, पहले आता है। जब व्हाट के साथ नाउन आश्चर्य प्रकट करने के लिए आता है तो व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाता है। यानी समझिए, अगर यहां पे लिख देते हैं व्हाट, व्हाट के साथ प्लस क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो ये मिल जाते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाते हैं। मतलब दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाएंगे। लेकिन यदि व्हाट सिंगल आता है, मतलब व्हाट के बाद नाउन न आए, व्हाट के बाद ये जो नाउन आपको दिख रहा है ये न आए, तो ये क्या कहलाएगा, आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, जब आपको हम नरेशन पढ़ाएंगे, बहुत जल्द हम लोग नरेशन की भी वीडियो लाएंगे। आपका ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसको खत्म करने के बाद आपका टेंस, उसके बाद वॉइस, उसके बाद नरेशन, उसके बाद ट्रांसलेशन। ठीक है, बारी बारी से सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम नरेशन आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक पूरा का पूरा सेंटेंस होगा उसमें, और उसको चेंज करने की विधि बताएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की वहां पर भी कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यानी व्हाट के साथ यदि उसका नाउन भी आता है तो वो आपका होता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, लेकिन यदि व्हाट के साथ उसका नाउन नहीं आता तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ में आया है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो है आपका बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल हमने लिखा है व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर, तुम कितने चतुर लड़के हो। तो यहाँ पे देखिए व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर क्लेवर बॉय, तो यहाँ पे इसका क्या आया है, नाउन आया है। तो यहाँ पे व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ लगा है, लास्ट में लगा है। तो इससे पहचान मिलती है कि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। यहाँ पे लिखा है व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज, कितनी अच्छी सुबह है। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ लगा है, आपका वाक्य के लास्ट में लगा है। तो ये भी क्या है, आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। ये पहचानने का तरीका है, हमने नोट में आपको बताया है। देखिए पहला हम लोग नोट पढ़ लेते हैं कि ऐसे वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ये जो मार्क आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से उच्चारण करोगे तो उच्चारित कर पाओगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद देखिए दूसरा लिखा है जब व्हाट के तुरंत बाद विस्मय बोधक चिन्ह मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क आता है तो यह एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। यानी कहने का मतलब है कि व्हाट आप लिख दिए, व्हाट के बाद क्या आ जाए, तुरंत एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए, तो आपका ये जो बनेगा, ये बनेगा आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ना कि एडजेक्टिव। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब व्हाट के साथ विस्मय बोधक चिन्ह, मतलब ये जो मार्क है विस्मय बोधक चिन्ह, वाक्य के अंत में आता है तो यह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है। जैसे देखिए यहाँ पे वाक्य के अंत में आया है, यहाँ पर भी आया है। यानी यदि वाक्य के अंत में आता है तो ये क्या बन जाता है, आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो नोट है उसको समझ में आया होगा। देखिए दूसरा लिखा है, आपका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। लिखा है व्हाट यू डू नॉट नो महात्मा गांधी, यानी कोई आश्चर्य से पूछ रहा है, क्योंकि देखिए महात्मा गांधी जी जो हैं वो पूरी इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। ठीक है, उनको सब लोग जानते हैं। लेकिन यदि आपके सामने कोई कहे कि हम तो महात्मा गांधी को जानते ही नहीं है, कौन है महात्मा गांधी, तो आप बड़े आश्चर्य से उससे पूछोगे कि क्या तुम महात्मा गांधी को नहीं जानते। तो वही वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर यहाँ पर एक्सप्रेस व्यक्त कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना ये है कि व्हाट के तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया है। हमने कहा ना व्हाट के तुरंत बाद यदि एक्सक्लेमेशन मार्क आता है तो वो हो जाता है आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। लेकिन दूसरा लिखिए व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर, यानी तुम कितने चतुर लड़के हो। तो यहाँ पे तुम कितने चतुर लड़के हो, तो अगर आप देखें यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो आपका सेंटेंस के लास्ट में लगा है। तो जब लास्ट में लगता है तो ये बन जाता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट राम हैज फेल्ड, यानी जैसे अभी रिजल्ट आया है यूपी बोर्ड का, ठीक है, 10वीं और 12वीं का, और किसी का किस्मत एकदम ही खराब है, मतलब ये समझ लीजिए कि इतना खराब है कि वो फेल हो जाए, तो आप जिससे उम्मीद लगाकर रखे हो अगर वही फेल हो जाए तो आपके अंदर आश्चर्य की भावना उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। आप जाहिर सी बात पूछोगे उससे, क्या राम फेल हो गया? तो वही ये भावना व्यक्त करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है इस सेंटेंस में कि व्हाट राम हैज फेल्ड, राम फेल हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क पर ध्यान दीजिए, तभी आप पहचान पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि व्हाट प्रोनाउन में भी आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क प्रोनाउन में भी आता है, और दोनों चीज एडजेक्टिव में भी आता है, लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क एडजेक्टिव वाला वाक्य के लास्ट में आता है, लेकिन प्रोनाउन वाला क्या होता है, व्हाट के तुरंत बाद आता है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट के तुरंत बाद आया, इसका मतलब ये है ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। यहाँ पे लिखा देखिए व्हाट अ फुलिश वर्क यू हैव डन, तुम कितनी मूर्खता से ये काम कर रहे हो। मतलब देखिए कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको पता है कि ये काम कैसे करना है, लेकिन उसके सामने जो व्यक्ति काम को कर रहा है वो उस काम को उस अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो जो व्यक्ति जानता है उस काम को वो कहेगा तुम कितने मूर्ख हो कि तुम इस काम को करना नहीं जानते, ठीक है। तो वही यहाँ पे शब्द क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे वाक्य के लास्ट में लगा है, तो ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया है। अब बढ़ते हैं आपका आगे। देखिए आगे जो है आपका ये है आपका 10वां पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये संबंध को बताने का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। देखिए इसका प्रयोग नाउन से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है। हमने बताया ना कि इसका संबंध क्या होता है, मतलब ये संबंध को ही दर्शाता है। तो वही कह रहा है कि इसका प्रयोग नाउन से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद कोई न कोई नाउन अवश्य आता है, मतलब इसके यूज के बाद तुरंत क्या होगा, कोई न कोई नाउन आ जाएगा। तथा पर्सनल प्रोनाउन का पजेसिव केस होता है। पर्सनल प्रोनाउन का क्या होता है, पजेसिव केस होता है, ठीक है। हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। उसका लाइव वीडियो हमने आपको पढ़ा के अपलोड कर दिया है, तो उसको यदि नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि प्रोनाउन का पार्ट 1 वही है। लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे वही वीडियो लाइव है जिसको हमने पेन पेपर से पढ़ाया था, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था लाइट को लेकर और इंटरनेट को लेकर। देखिए यहाँ पे लिखिए यह निम्न होता है, क्या क्या होता है, माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, एटसेट्रा। यानी पर्सनल प्रोनाउन से जितने भी आपके पजेसिव केस बनते हैं वो सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है हु हैज स्टोलन माई पेन, किसने मेरी पेन चुराई। तो यहाँ पे माई के बाद देखिए पेन आया है, यानी इसके बाद इसका नाउन आया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरा लिखा है आपका योर ब्रदर फेल्ड इन द टेस्ट, आपका भाई टेस्ट में फेल हो चुका है, यानी फेल हो गया। तो यहाँ पे योर के बाद क्या लिखिए, ब्रदर। तो ब्रदर क्या है आपका नाउन है, इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव समझ में आया है। तो वीडियो यहीं तक थी, वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। और यदि आप यहाँ तक हमसे जुड़कर पढ़ रहे हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, या वीडियो शेयर नहीं किए हैं, या वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो इसे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करिए यदि आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं। क्योंकि जब आप दोस्तों तक अपने शेयर करते हो तो वीडियो उन तक पहुंचती है और वे देखते हैं तो हमसे जुड़ पाते हैं और हमको अच्छा लगता है कि आप हमारा सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।